टू एजुकेशन प्लानर। सो गाइस, हमने कल फोर्स और बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का जो पहला लॉ है मोशन का, वो आज हम पढ़ेंगे। न्यूटन जो है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको हम क्यों बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? क्योंकि ये न्यूटन जो एक साइंटिस्ट है, हम पहले न्यूटन के बारे में जानेंगे, न्यूटन है कौन, ठीक है। जो न्यूटन है, न्यूटन एक साइंटिस्ट है, उसने ये लॉ दिए थे मोशन के। किसके? मोशन के। न्यूटन जो है एक साइंटिस्ट था, एक मैथमेटिशियन था, एक एस्ट्रोनॉमर था, जो यूके में पैदा हुआ था। तो उसने क्या किया, उसने जो ये तीन लॉ है मोशन के, ये तीन लॉ उसी ने दिए। उसने ग्रेविटेशन लॉ भी दिया है। उसने जो मैथमेटिक्स, जो हम कैलकुलस पढ़ते हैं 11th में, वो भी उसी ने दिया है। और कैलकुलस से हम मैथमेटिकल कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे कि जो न्यूटन है, ये एक साइंटिस्ट था, ये एक एस्ट्रोनॉमर भी था, ये मैथमेटिशियन था। इसीलिए हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि ये न्यूटन है कौन। हम सब पढ़ते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, लेकिन हमें पता नहीं होता है न्यूटन कौन है। ये एक साइंटिस्ट है, इतना आप याद रखो, साइंटिस्ट है जिसने हमें क्या दिया, ये लॉ दिए। न्यूटन के जो लॉ है वो हमने दिया। अब जो फिजिक्स में जो लॉज होता है ना, जो फिजिक्स में या कहीं भी जो लॉ होता है, वो इंप्लीमेंट होता है ऑल ओवर द यूनिवर्स। वो ये नहीं कि मेरे घर में या दूसरे घर में इंप्लीमेंट होता है, या तीसरे घर में दूसरी जगह नहीं इंप्लीमेंट होता, नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो लॉ है, ये हर जगह इंप्लीमेंट होता है। जैसे ग्रेविटेशन लॉ, ये जो पेन है ऊपर से नीचे हर जगह गिरेगी, चाहे आप यहां जाओ, कहीं भी जाओ, ये ऊपर से नीचे हमेशा गिरेगी। मून पे भी जाओ, वहां पे भी ग्रेविटेशन है, लेकिन वहां पे अर्थ का 1/6 है, ठीक है। और जो लॉज है वो हर जगह इंप्लीमेंट होते हैं, अपना ये याद रखो। अब हम आज पढ़ेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का जो पहला लॉ है मोशन का, वो क्या है? अब जो न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन हमें इस लॉ में ये बताता है कि एक बॉडी की मोशन कैसे है, एक बॉडी की मोशन किस बिहेव में, मतलब एक बॉडी जो है, अगर वो मोशन कर रही है, उसकी मोशन कैसे है, कौन सी मोशन है, रेस्ट में है, यूनिफॉर्म मोशन, कौन सी मोशन है, वो हम इसमें न्यूटन के जो लॉ है उसने हमें यही डिस्क्राइब किया है। अब जो न्यूटन, हम देखो, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है बताता कि थोड़ा उसे समझेंगे कि देखो, आज जो हमारा जो एनवायरनमेंट है, हम जब भी बाहर जाते हैं कहीं, हम देखते हैं दो चीजें, या तो एक बॉडी रेस्ट में होती है, रेस्ट का मतलब एक स्टेशनरी होती है, एक ही जगह पे खड़ी। ये पेन है, ये एक स्टेशनरी, सपोज एक ही जगह खड़ी होगी। अब कुछ बॉडी ऐसी होती है, कुछ बॉडीज ऐसी होती है जो कंटिन्यूसली मोशन में होती है, कंटिन्यूसली मूव कर रही होती है। अब ठीक है, जो हमारा जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, वो हमें किन चीजों के बारे में बोलता है? एक बॉडी जो रेस्ट में है, एक वो बॉडी जो किसमें है, कंटिन्यूसली रेस्ट में। सपोज ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ये किसमें है? रेस्ट में है। इसके बारे में ये बोलेगा कि न्यूटन ये क्या है, कि एक बॉडी रेस्ट में है। या जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है, हमें दूसरी ये चीज बोलता है कि एक बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है यूनिफॉर्म मोशन में, उसकी स्टेट हमें बताएगा। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, वो हमें दो चीजों के बारे में बताएगा। एक बॉडी जो हमेशा किस में रहती है, जो बॉडी रेस्ट में है, जो बॉडी स्टेशनरी है, और दूसरी वो वाली बॉडी जो स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन के साथ चल रही है। तो हम डिस्कस करते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ थोड़ा डिटेल में। अब हम न्यूटन जो फर्स्ट लॉ दिया था न्यूटन ने, उसकी हम डिफिनेशन देखते हैं क्या है। ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। A body at rest will remain at rest, and a body in motion continue in a motion in a straight line with a uniform speed unless it is acted by an external force to change its state of rest or motion। देखो बोलता क्या है। सपोज जो पहला वाला पार्ट है ना इसका, ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, पहले इसका पहला वाला पार्ट समझते हैं क्या। ये सपोज ये एक सरफेस है, उस पर मैंने एक बॉडी रखी है। ये जो बॉडी है, ये हमेशा रेस्ट में रहेगी, हमेशा रेस्ट में रहेगी, तब तक जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता। मतलब क्या इसका, समझो ये एक बॉडी है, इस पे कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, अप्लाई कर रहा है कोई फोर्स, नहीं कर रहा, तो ये बॉडी किस में है? रेस्ट में। ये तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। देखो अब मैं यहां पर फोर्स लगा रहा हूं, अपना मस्कुलर फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, तो ये बॉडी क्या आ रही है? मोशन में आ रही है। अब ये बॉडी मोशन में आ रही है किसकी वजह से? मेरे फोर्स की वजह से। अब जब मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूंगा, तभी ये बॉडी अपनी स्टेट चेंज करेगी। ये अभी रेस्ट में थी, स्टेशनरी थी, तो अभी ये अपनी क्या स्टेट चेंज करेगी? ये मोशन में आ जाएगी। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ मैंने जो फोर्स लगाया उसकी वजह से।
अब जो ये बॉडी है, चाहे कोई भी बॉडी यूनिवर्स में हो, आप अभी बैठे हो, आपके पास बुक हाथ में है, कोई फोन हाथ में है, कोई भी चीज हाथ में है, अगर ये किस स्टेट में है, रेस्ट में है या स्टेशनरी है या एक ही जगह पर है, तो वो किस में रहेगी? हमेशा उसी स्टेट में रहेगी, हमेशा उसी स्टेट में रहेगी। कभी ये अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी। कब तक? जब तक इस पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होगा। देखो ये अभी स्टेट किस में है? रेस्ट में है। अब मैं इस पे अपना एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा हूं, अपना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इस बॉडी पे, तभी ये क्या करेगी? तभी ये अपनी स्टेट चेंज करेगी। तभी मैंने बोला कि अ बॉडी इन रेस्ट, a body in rest will remain at rest until and unless it is acted by an external force। वो एक्सटर्नल फोर्स कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूं। ये बोल रहा है कि जो बॉडी एक रेस्ट में है या स्टेशनरी है, वो तब तक उसी स्टेशनरी पोजीशन में रहेगी, वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। ये बॉडी अभी रेस्ट में है, ये तब तक रेस्ट में रहेगी। अब मैंने इस पे फोर्स लगाया, अब फोर्स की वजह से किस में आ गई? मोशन में आ गई। ये तब तक रेस्ट ही में रहेगी जब तक इस पे फोर्स एक्ट नहीं किया। देखो अभी देखो, ये रेस्ट में है, इसमें मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, इस बॉडी पे फोर्स नहीं लगाया। अब जब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या करेगी? ये पोजीशन चेंज करेगी, ये मोशन में आ जाएगी। तो जो पहला जो पार्ट है हमारा, द बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। ठीक है, जो बॉडी जो है रेस्ट पे, वो हमेशा रेस्ट पे रहेगी तब तक जब तक इस पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेंगे। अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं न्यूटन का, जो दिया है लॉ में कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। ये हमने हो गया। अब अ बॉडी इन मोशन कंटिन्यू इन अ स्टेट ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या ये एक बॉडी अगर ये चल रही है, क्या चल रही है, ये तब तक चलती रहेगी जब तक इस पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा, जब तक इस पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। सपोज आप बाइसाइकिल चलाते हो, साइकिल चलाते हो, ठीक है, ये हमेशा अगर आप पैडलिंग करोगे, इस पे फोर्स आपने एक्ट कर दिया, फोर्स अप्लाई कर दिया पैडलिंग से, अब ये चलने लगी, ये हमेशा चलती रहेगी, ये रुकेगी नहीं। अब ये रुकती है वहां पर, किस वजह से? इधर फोर्स आता है, कौन सा? एक एयर रेजिस्टेंस और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स, उसकी वजह से ये रुकती है। मतलब फोर्स आया ना, कौन सा? फ्रिक्शनल फोर्स। या आप अप्लाई करते हो ब्रेक, वो भी फोर्स है एक, उससे भी रुक जाती है। तो मतलब एक बॉडी जब अब आप उस साइकिल को चलाओगे, पायडलिंग करोगे, फिर आप पायडल करना छोड़ दोगे, वो हमेशा चलती रहेगी। अब अगर आप फुटबॉल खेलते हो, आप फुटबॉल को किक करोगे, वो हमेशा चलती रहेगी, लेकिन वो रुकती है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। क्या है वो? एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शनल फोर्स, उसकी वजह से वो रुकती है, वरना वो कभी रुकेगी नहीं। ठीक है, इतना समझ आया आपको? अब जो हमारा जो लॉ है, उसमें इनर्शिया आता है, उसमें इनर्शिया एक आता है। इनर्शिया क्या होता है? एक बॉडी की टेंडेंसी, एक बॉडी का बिहेवियर, की वो एक बॉडी जैसे ये स्टेट इन रेस्ट में है, तो ये हमेशा स्टेट इन रेस्ट में ही रहेगी। ठीक है, अगर एक बॉडी मोशन में है, क्या मूव कर रही है, तो वो क्या कंटिन्यू मोशन में ही रहेगी, उसको हम बोलते हैं, उस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। क्या बोलते हैं? इनर्शिया। अब याद रखना, इनर्शिया एक बॉडी की प्रॉपर्टी है, जिससे वो जिस स्टेट में, अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगी, स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना चाहेगी। अगर एक बॉडी किसमें है? मोशन में चल रही है, तो वो मोशन में ही चलना चाहेगी, वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी। उसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। अब देखो, फिर से समझाता हूं, एक इनर्शिया एक बॉडी की टेंडेंसी है, जिससे वो रेजिस्ट करती है चेंज करना अपनी पोजीशन। रेजिस्ट का मतलब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहती। अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में तो वो रेस्ट में रहेगी, स्टेट ऑफ मोशन में तो मोशन में रहना पसंद करेगी। उसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया। अब इनर्शिया आपको समझ आएगा। अब इनर्शिया में क्या होता है कि इनर्शिया जो है वो डिपेंड करता है मास पे। कैसे? समझो, आपके पास एक फुटबॉल है और आपके पास एक स्टोन है बड़ा सा, लेकिन स्टोन और फुटबॉल का जो साइज है सेम है, ठीक है। अब आप किक करते हो फुटबॉल को, तो वो इजीली वो बहुत दूर तक चला जाता है फुटबॉल। अब आप किक करोगे किसको? स्टोन को, तो स्टोन कितना दूर जाएगा? बहुत कम। क्यों जाएगा? क्योंकि मास है वहां पर, मास आए दो। जो फुटबॉल का मास है वो एज कंप्यूटर स्टोन बहुत कम है, इसीलिए जो स्टोन है वो ज्यादा दूर नहीं जाता आपकी किक की वजह से। आप जब उस पर फोर्स अप्लाई करते हो, आप 5 न्यूटन के फोर्स से किक करते हो फुटबॉल को, किसके? 5 न्यूटन फोर्स से किक करते हो फुटबॉल को, वो बहुत दूरी तक जाता है। सपोज वो 10 मीटर गया,
ठीक। अब आप किक करते हो उसी 5 न्यूटन फोर्स से स्टोन को, लेकिन वो 2 किलोमीटर गया, 2 मीटर गया, जबकि फुटबॉल 10 मीटर कवर किया उसने, जबकि जो स्टोन को आपने वही फोर्स अप्लाई किया, लेकिन उसने कवर किया 2 मीटर। अब यहां पर क्या आता है, मास। जो क्यों क्यों स्टोन ने कम ही डिस्टेंस कवर की और फुटबॉल ने ज्यादा डिस्टेंस कवर की, इसलिए क्योंकि उनका मास ज्यादा है। जो स्टोन है उसका मास बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू फुटबॉल। अब याद रखना, इनर्शिया जो है वो डिपेंड करता है किस पे, मास पे डिपेंड करता है। जितना मास ग्रेटर होगा उतना इनर्शिया ज्यादा होगा। इनर्शिया क्या मतलब, अब आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना उस फुटबॉल को किक कर, जो फुटबॉल है ना उसका क्या है, मास एज कंपेयर टू स्टोन बहुत कम है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस स्टोन पर ज्यादा मास, ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जो स्टोन है उसका ज्यादा मास है। अब हमें एज कंपेयर टू फुटबॉल, जहां पे हमने 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया था, किस पे, फुटबॉल ने, और उसने 20 मीटर कवर किए, लेकिन अब हमें जो स्टोन पर अगर हम वही 5 न्यूटन अप्लाई करेंगे फोर्स, तो 5 न्यूटन की फोर्स से किक करेंगे, लेकिन वो कम ही डिस्टेंस कवर करेगा और 20 मीटर नहीं कर, सपोज वो 2 मीटर करेगा। अब हमें क्या करना, क्यों है ऐसा होता है, क्योंकि मास जो है स्टोन का ज्यादा है। अब जो इनर्शिया है वो डिपेंड करता है मास पर। सपोज हमारे पास एक बॉक्स है, दो बॉक्स है, एक बॉक्स का वेट 2 kg है और दूसरे बॉक्स का वेट 10 kg है। अब आप किसको इजीली मूव करा सकते हो, सब इजीली, आपका कॉमन सेंस बोल रहा है कि जो हल्का होगा, लाइटर वाला ऑब्जेक्ट कौन सा, जो 2 kg वाला है, आप उसको इजीली मूव कराओगे। लेकिन जो 10 kg वाला बॉक्स है उसको आपको मूव कराने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगा। इनर्शिया क्या बोलता है कि जो हेवियर ऑब्जेक्ट है उनका इनर्शिया ज्यादा होता है देन लाइटर ऑब्जेक्ट। यहां पर आपके पास दो बॉक्स थे, 10 kg वाला और 2 kg वाला। आप इजीली किसको मूव करा सकते हो, 2 kg वाले को। लेकिन जो 10 kg वाला है वो हेवियर है, आप उसको इजीली मूव नहीं करा सकते। अब यहां पर भी क्या आया, मास आया। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। जितना मास ज्यादा होगा उतना इनर्शिया ज्यादा होगा एज कंपेयर। अब यहां पर जो दो बॉक्स थे उसमें मास 10 kg वाले बॉक्स का ज्यादा था, तो वहां पर आपको इनर्शिया ज्यादा हो गया उसका एज कंपेयर टू 2 बॉक्स वाले का। अब इतना नेटशल में याद रखो कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, उस पे आपको फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा उसको मूव कराने के लिए। और जो लाइटर ऑब्जेक्ट है उसको मूव कराने के लिए आपको कम एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। एग्जांपल लो, आपके पास एक पेड़ है, ठीक है, उस पे क्या लगे हुए हैं, ब्रांच वगैरह, उस पे क्या है, उस पे लीव्स भी है और उस पे फ्रूट्स भी है। अब जब आप उस ट्री को सडनली, क्या आप उसको हिलाते हो, मतलब आप उसको धक्का, सडनली शेक करते हो, ठीक है, आगे पीछे, टू एंड फ्रो, आगे पीछे क्या करते हो, शेक करते हो। जो वहां पर आप जब स्टेम उसकी चेंज कर देते हो, उसकी स्टेट, किसकी, स्टेम की, जो स्टेम पे लगे हुए क्या होते हैं, ब्रांच होते हैं, वो उसी के साथ अटैच होते हैं ना। अब उसके पास क्या होता है, लीव्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं, वो स्टेट ऑफ रेस्ट में होते हैं। लेकिन आप स्टेम को किस में लाया, आपने मोशन में लाया। अब स्टेम तो मोशन में आ गया, लेकिन वहां पर जो कौन होता है, आप स्टेम ने मोशन को लाया किसकी वजह से, आपने फोर्स की वजह से। लेकिन जो वहां पर जो रेस्ट में फ्रूट्स और लीव्स होते हैं वो रेस्ट में होते हैं, और वो रेस्ट में ही पसंद करते हैं रहना, किसमें, रेस्ट में ही रहना पसंद करते हैं, वो रेजिस्ट करते हैं अपनी स्टेट चेंज करना। इसीलिए वो डिटैच हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं। कौन, फ्रूट्स एंड लीव्स। एक फ्रूट कहां से, एक ट्री से, जब आप उसको शेक करते हो, उसके जो स्टेम जो है उसको शेक करते हो, वो रेस्ट में रहना पसंद करते हैं, इसीलिए रेस्ट में ही रहना पसंद करते हैं, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो डिटैच हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं, लीव्स और फ्रूट गिर जाते हैं बिकॉज ऑफ इनर्शिया। क्यों, इनर्शिया क्या बोलता है, एक बॉडी अगर रेस्ट में, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। तो फ्रूट और लीव रेस्ट में थे तो वो रेस्ट ही में रहे। अब वहां पर वो क्या हो गए, वो एक जगह थे, स्टेम जो था वो आगे पीछे मूव किया, तो वहां पर वो उसने अपनी पोजीशन वही पकड़ी में कि मैं यहीं रहूंगा। लेकिन फिर इसीलिए वो क्या हो गए, वो डिटैच हो गए, क्या हो गए, गिर गए, कहां से, अपने ब्रांच वगैरह से। जो फ्रूट है और जो लीव्स है वो गिर गए बिकॉज ऑफ इनर्शिया। वहां पर इनर्शिया आया, क्यों, क्योंकि जो फ्रूट और लीव था वो बोल रहा था कि मैं, वो क्या बिहेव कर रहा था, एट रेस्ट था, तो वो रेस्ट ही में रहना चाहता था, वो रेजिस्ट करता था अपनी चेंज करना स्टेट, वो मोशन में नहीं आना चाहता था। इसीलिए वो क्या हो गए, वो ऊपर से डिटैच हो गए, वो गिर गए। अब सपोज करो आप एक कार में बैठे हो या बस में बैठे हो, आप बैठे हो, जो बस है वो किसमें, स्टेट ऑफ रेस्ट में, और आप भी रेस्ट में हो। अब सडनली जो बस है वो मोशन में आ जाती है, वो चलने लगती है, तो आप क्या होते हो, आप बैकवर्ड की तरफ थोड़ा, आपको धक्का लगता है,
ठीक है, लगता है आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, जब भी बस स्टार्ट होती है अचानक या ठीक है अचानक, और आप रस्ट में होते हैं, बस भी रस्ट में होती है, आप दोनों रस्ट में होते हैं। अब वहां पर आप जब बस अचानक स्टार्ट होती है, बस चलने लगती है, मोशन में आ जाती है, तो आप क्या बैकवर्ड आपको धक्का लगता है पीछे की तरफ सडनली। वो ऐसा क्यों होता है? बस ने तो अपना स्टेट चेंज किया, वो मोशन में आ गई, लेकिन जो आप उसमें बैठे हो, वो आप क्या करते हो कि मैं हमेशा इसी स्टेट में रहूं। आप रेजिस्ट करते हो चेंज करना, स्टेट चेंज करना, मोशन में आने के लिए आप रेजिस्ट करते हो कि मैं मोशन में नहीं आना चाहता, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या बोलता है कि बॉडी रेस्ट में, तो वो रेस्ट में रहेगी, वो रेजिस्ट करेगी चेंज करना। आप बॉडी क्या हो, रेस्ट में हो, आप रेजिस्ट करोगे चेंज करना अपनी स्टेट, अपनी पोजिशन। आप क्या हो, रेस्ट में हो, तो रेस्ट ही में रहोगे। इसीलिए क्या होता है, इनर्शिया की वजह से आपको धक्का लगता है पीछे की तरफ, और जब बस आगे की तरफ चलती है, आप क्या करते हो उस टाइम? आप बिहेव करते हो कि मैं स्टेशनरी रहूं, मैं क्या रहूं, मैं मोशन में ना आऊं, इसीलिए आपको धक्का लगता है पीछे की तरफ। आपने देखा होगा जब बस क्या होती है, सडनली ब्रेक देती है, कार ब्रेक देती है, तो आपको अगले आगे की तरफ जर्क लगता है, धक्का लग, आगे की तरफ आते हो। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप क्या हो, मोशन में हो, आप चाहते हो कि मैं मोशन ही में रहूं। किस में रहूं? मोशन ही में रहूं, कंटिन्यूअसली मोशन ही में रहूं। लेकिन बस रुक जाती है, आपको इसीलिए झटका लगता है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। आप मोशन में कंटिन्यूअसली चल रहे हो, आप ये बोलते हो कि मैं कंटिन्यूअसली मोशन ही में रहूं, इसीलिए आपको जर्क लगता है आगे की तरफ, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या बोलता है? आप रेस्ट में हो तो आप चेंज रेजिस्ट करोगे कि मैं चेंज हूं। आप क्या बोलोगे? आप मैं मोशन में हूं तो मोशन ही में रहूंगा। आप अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में हो तो रेस्ट ही में रहोगे। जब बस सडनली स्टॉप हुई तो आपको आगे की तरफ झटका लगता है, क्यों? क्योंकि आप अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाहते, आप कंटिन्यूसली किस में रहना चाहते हो? मोशन में ही रहना चाहते हो। आपने देखा होगा या बस या कार में, जब बस टर्न करती है, थोड़ा टर्न करती है, तो आप भी साइड वे हो जाते हो, साइड की तरफ थोड़ा बेंड हो जाते हो। कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बस है पहले वो स्ट्रेट लाइन में चल रही होती है, स्ट्रेट लाइन में चल रही होती है। तो आप क्या बोलते हो कि आप हमेशा स्ट्रेट ही चलना चाहोगे, आप हमेशा एक उसी स्टेट में रहना चाहोगे, आप अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाहोगे। ऐसा है। तो इनर्शिया क्या बोलता है कि अगर आप अगर स्टेट ऑफ मोशन में हो तो आप रेजिस्ट करोगे चेंज ऑफ किस में आना, चेंज ऑफ, आप रेजिस्ट करोगे कि मैं किस में, मैं चेंज करूं अपना स्टेट। अगर मैं मोशन में तो मैं रेस्ट में नहीं आऊंगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया। अब अगर आप स्ट्रेट चल रहे हो कार से, बस से, तो बस जब टर्न लेती है तो आप साइड वे हो जाते हो, साइड की तरफ हो जाते हो, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्यों? क्योंकि आप चेंज नहीं करना चाहते अपना स्टेट। न्यूटन का जो लॉ है यह हमें डिफिनेशन ऑफ फोर्स देता है। कैसे? क्योंकि जो फोर्स एक ऐसी चीज है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज कर सकती है। अभी आप रेस्ट में हो, ये ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में है, फोर्स अप्लाई किया, ये अपनी क्या हो गया, ये मूवमेंट करने लग गया, इसने अपनी स्टेट चेंज कर ली। अभी आप बैठे हुए हो कार में, तो सडनली आपने क्या हुआ, कार चलने लगी, तो आपकी क्या हो गई, स्टेट चेंज हो गई बिकॉज ऑफ फोर्स। अब हमें डिफिनेशन ऑफ फोर्स देता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की फोर्स एक ऐसी चीज है कि जो किसी भी स्टेट, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज कर सकता है। चाहे वो मोशन में है तो उसको रोक सकता है, चाहे एक बॉडी चल रही है तो उसको रोक सकता है, चाहे एक बॉडी चल रही है तो उसको क्या कर सकते हैं, उसकी स्पीड कम कर सकता है, चाहे एक बॉडी रुकी हो उसको मोशन में ला सकता है। ठीक है, तो याद रखना जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो हमें आइडिया किसका, वो हमें डिफिनेशन देता है फोर्स का। फोर्स क्या बोलता है? फोर्स ऐसी चीज है जो एक बॉडी की स्टेट चेंज कर सकती है। आज हमने न्यूटन्स का जो पहला लॉ है वो डिस्कस किया, तो नेक्स्ट क्लास में हम न्यूटन सेकंड लॉ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर क्लासेस।